नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेत्राम भारती है और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ रूसी साहित्य के ध्रुव तारे, रूसी साहित्य के कथा सम्राट मैक्सिम गोर्की जी की एक कहानी। मैक्सिम गोर्की रूसी साहित्य में उनका वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो आइए सुनते हैं उनकी ये कहानी, विश्व साहित्य के इस अनमोल लेखक की कहानी। और मैं कहना चाहूँगा कि ये कहानी सभी लेखकों को सुननी चाहिए, हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो लेखन के क्षेत्र में उतरना चाहता है, क्योंकि ये कहानी एक चेतावनी है, ये कहानी एक सीख है, ये कहानी एक नसीहत है, ये कहानी कहीं ना कहीं हमें झंझोड़ती है, जो बताती है कि लेखन के क्षेत्र में उतरने से पहले हमें क्या जानना है, क्या समझना है और खुद को किस स्तर पर रखना है। तो आइए ज़्यादा खुलासा नहीं करता हूँ, सीधे सीधे इस महान लेखक की कहानी आपके सामने साझा करता हूँ। और कहानी का शीर्षक है लेखक और पाठक। जी हाँ, लेखक और पाठक। तो आइए। रात काफ़ी हो चुकी थी जब मैं उस घर से विदा हुआ जहां मित्रों की एक गोष्ठी के सामने अपनी प्रकाशित कहानियों में से एक का मैंने वाचन किया था। उन्होंने प्रशंसा के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मैं धीरे धीरे मग्न भाव से सड़क पर चल रहा था। मेरा दिल आनंद से चलचला रहा था और जीवन के सुख का एक ऐसा एहसास मैं कर रहा था जैसे कि पहले कभी अनुभूति नहीं हुई थी। फरवरी का महीना था, रात स्पष्ट और सुहानी थी और खूब तारों से जड़ा बादल रहित आसमान धरती पर स्फूर्तिदायक शीतलता का प्रवाह कर रहा था। या यूं कहें कि नई गिरी बर्फ ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। आसपास कोई भी जीवन नजर नहीं आ रहा था और मेरे जूतों के नीचे बर्फ के कचरने की आवाज के अलावा अन्य कोई आवाज उस साफ और स्मरणीय रात्रि की शांति को भंग भी नहीं कर रही थी। इस धरती पर लोगों की नजर में कुछ होना कितना अच्छा लगता है ना? मैंने सोचा, हाँ, तुमने बहुत ही अच्छी एक नन्ही प्यारी सी चीज लिखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पीछे से कोई बोला। मैं हैरानी से चौंका और घूम कर देखा। वह काले कपड़े पहने एक छोटे कद का आदमी आगे बढ़कर मेरे करीब आ गया था और अपनी पैनी नन्ही मुस्कान के साथ मेरे मुख पर उसने अब अपनी आंखें जगा दी थी। उसकी प्रत्येक वस्तु पैनी मालूम होती थी। उसकी दृष्टि, उसके गालों की हड्डियां, उसकी दाढ़ी जो बकरी की भांति नोकदार थी, या यूं कहूं कि उसका समूचा छोटा कद और मुरझाया हुआ ढांचा, सब कुछ बहुत अनोखा था। हाँ, गोष्ठी में जितने लोग उपस्थित थे, यह आदमी मुझे उसमें नहीं दिखाई दिया था, इसलिए उसकी टिप्पणी ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था। वह कौन था और कहां से आया था, कुछ समझ नहीं आया। क्या आपने मेरा मतलब है कि आपने मेरी कथा सुनी थी? मैंने उससे पूछा। हाँ, मुझे उसे सुनने का सौभाग्य मिला था। उसकी आवाज स्पष्ट थी, उसके पतले होठ और उसकी छोटी काली मूछें थी जो उसकी मुस्कुराहट को नहीं छिपा पाती थी। और मुझे ऐसा लगा कि उस मुस्कान उसके होठों से हटने का नाम नहीं ले रही है। ये बहुत अटपटा सा था। ऐसा लगता था कि जैसे वह मुस्कान मेरे विषय में उसके आलोचनात्मक मुस्कान
या कुछ बहुत तीखा या बहुत अप्रिय था, उस पर पर्दा डाल रही थी। अब चूंकि उस समय मेरा दिल कुछ बहुत प्रसन्न था, तो अपने साथी की इस विशिष्टता से मैं अधिक देर तक उलझा नहीं रहा। तुम बड़े हंसमुख जीव प्रतीत होते हो, मैंने कहा। अरे हाँ, क्यों नहीं, हंसमुख। हाँ, हंसमुख, बहुत ज्यादा। साथ ही मैं बाल की खाल निकालने वाला भी हूं, क्योंकि मैं सदैव चीजों को जानना चाहता हूं, हर चीज को जानना चाहता हूं। मेरी यह जिज्ञासा भी मेरा साथ नहीं छोड़ती, और मुझे लगता है यही चीज मुझे ज्यादा मगन रखती है। ठीक है ना? और वह फिर अपनी तीखी हंसी हंसा और अपनी बींद डालने वाली काली आंखों से मेरी ओर देखता रहा। मैंने अपने कद की ऊंचाई से एक दृष्टि उस पर डाली तथा ठंडे स्वर में पूछा, माफ करना, मगर क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे ये किससे बातें करने का सौभाग्य, मेरा मतलब मैं कौन हूं? क्या तुम पता नहीं कर सकते? जो हो, मैं फिलहाल कुछ नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हें आदमी का नाम उस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है जो कि वह बताने जा रहा है? निश्चय ही नहीं, लेकिन वह कुछ बहुत ही विचित्र है, मैंने जवाब दिया। उसने मेरी आस्तीन थामकर मुझे एक हल्का सा झटका दिया। होने दो विचित्र, होने दो विचित्र। हाँ, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो आओ, दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें। मान लो कि मैं तुम्हारा एक पाठक हूं, एक अजीब तरह का पाठक, जो ये जानना चाहता है कि कैसे तथा किस मकसद के लिए कोई पुस्तक लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे तुम्हारी अपनी लिखी हुई किताब। बोलो, इस तरह की बातचीत पसंद करोगे? ओह, जरूर जरूर, क्यों नहीं, मुझे प्रसन्नता होगी। ऐसे आदमी से बात करने का मौका रोज रोज थोड़े ही मिलता है। मगर मैंने साफ झूठ कहा था, कारण कि मुझे यह सब बहुत नागवार प्रतीत हो रहा था। आखिर उसकी इच्छा क्या है, मैंने सोचा। फिर इसमें क्या तुक है कि बिल्कुल अनजान आदमी के साथ अपनी इस आकस्मिक भेंट को लेकर एक वाद विवाद को उत्पन्न किया जाए। फिर भी मैं उसके साथ साथ चलता रहा, धीमे कदमों से, शिष्टाचार के लिए ऐसी मुद्रा बनाए जैसे कि मैं उसकी सारी बात ध्यान से सुन रहा हूं। यह एक कठिन काम था, चूंकि मेरा प्रसन्न मूड था जो अभी भी बना हुआ था, और बातचीत से मना करके उस भले आदमी को मैं दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं किसी तरह स्वयं को संभाले रहा। मेरा साथी क्षण भर के लिए खामोश हो गया और फिर उस आदमी के यकीन के साथ जो अपने विचारों का पूर्ण मालिक होता है, उसने कहा, मानवीय व्यवहार में निहित उद्देश्यों या इरादों से ज्यादा विचित्र और महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम ये मानते हो ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। ठीक, तो आओ जरा खुलकर बात हो जाए। और तुम्हें अपनी इस किशोरावस्था के रहते मुझे लगता है कि खुलकर बात करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। विचित्र आदमी है, विचित्र है ये, मैंने सोचा, मगर उसके शब्दों ने मुझे उलझा दिया था। सो तो ठीक है, लेकिन हम बातें किस वस्तु के बारे में करेंगे? पुराने परिचित की तरह उसने घनिष्ठता से मेरी आंखों में देखा। साहित्य के उद्देश्यों के बारे में?
क्यों? ठीक है ना? अच्छी बात है। मगर डर सिर्फ यही है कि देर काफी हो गई है। ओह, पर मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए अभी देर नहीं हुई है। मैं ठिठक गया। उसके शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया। इतनी गंभीरता के साथ उसने इन शब्दों का उच्चारण किया था कि वे मुझे भविष्य का उद्घोष मालूम होने लगे। मैं ठिठक गया। तुम्हारे लिए अभी देर नहीं हुई है? रुको नहीं, मेरे साथ तुम सही मार्ग पर हो और बहुत भूमिका बांध चुके हो। मुझे अब ये बताओ कि साहित्य का अर्थ क्या है? तुम उस लक्ष्य को साधते हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है और आखिर ये है कौन। मैं समझता हूं ये एकाएक साहित्य के उद्देश्य की व्याख्या करना तुम्हारे लिए कठिन है, इसलिए चलो मैं ही इसकी व्याख्या कर देता हूं। ध्यान से सुनो। उसने एक गहरी सांस ली तथा मुस्कुराते हुए आंखें ऊंची कर मेरी तरफ देखा। शायद तुम मेरी बात से सहमत होंगे यदि मैं ये कहूं कि साहित्य का उद्देश्य है खुद अपने को जानने में मनुष्य की मदद करना, उसके आत्मविश्वास को दृढ़ बनाना और सच का पता लगाने की उसकी कोशिशों का समर्थन करना, लोगों में जो अच्छाई है उसका उद्घाटन करना तथा जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना, लोगों के दिल में जो लज्जा है, गुस्से और साहस की चिंगारी को जगाना, ऊंचे उद्देश्यों के लिए ताकत बटोरने में उनकी सहायता करना और सौंदर्य की पावन भावना से उनके जीवन को शुभ बनाना, तो यह है मेरी व्याख्या। स्पष्ट ये खाका मात्र और अधूरी है। तुम इसमें जीवन को परिष्कृत करने वाली दूसरी वस्तु भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मुझे यह बताओ, क्या तुम इसे मानते हो? हाँ, कमोबेश ये ठीक है। ये सभी मानते हैं कि साहित्य का मकसद मनुष्य को अधिक अच्छा बनाना है। देखो ना, कितने महान उद्देश्य को तुम साधते हो। लेकिन मुझे ये सब बताने का तुम्हारा मकसद क्या है? तुम स्वयं क्या मानते हो? एकदम साफ बात सुनना चाहते हो? मैंने कहना शुरू किया तथा कोई इस तरह की बात मैं सोचने लगा कि जो उसे झुलसा कर रख, मगर ऐसी कोई बात मुझे मिली ही नहीं। मगर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात कहते किसे हैं? अब मुझे लगा कि यह व्यक्ति मूर्ख तो नहीं है। मैंने अपने साथी की नजरों में झांक कर देखा और उसकी मुस्कुराहट से घायल हो अपना मुंह फेर लिया। कितना व्यंग और घृणा भरी थी उसमें। मुझे लगा जैसे भय ने मेरे हृदय में सिर उठाना शुरू कर दिया और इस डर के कारण मैं वहां से खिसक जाना चाहता था। अच्छा तो बाय, मैंने कुछ अल्फाजों में कहा तथा अपना हैट उठा लिया। लेकिन क्यों जाना चाहते हो तुम? व्यवहारिक उपहास मुझे एक सीमा तक ही अच्छे लगते हैं, इसलिए। और इसीलिए तुम जा रहे हो? इसीलिए? अच्छी बात, तुम्हारी मर्जी। मगर यदि तुम इस वक्त मुझे छोड़कर चले गए तो तुम और मैं दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे, कभी नहीं। उसने कभी नहीं शब्दों पर खास तौर से बल दिया, इस हद तक कि वे मातमी घंटे की ध्वनि की तरह मेरे कानों में गूंज उठे। मैं इन शब्दों से घिन्नाता और डरता हूं। मुझे वे सर्द तथा बोझिल मालूम होते हैं, लोगों की उम्मीदों को चकनाचूर करने वाले हथौड़ों की तरह। सो मेरे पैरों में उसने बेड़िया सी डाल दी और मैं ठहर गया।
आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं परेशानी और खीस से चीख उठा। क्या चाहते हो तुम मुझसे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे की तरफ खींचकर बैठाते हुए कहा, बैठो। इसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला तो नहीं है, मैंने सोचा, और उसके व्यवहार की इस व्याख्या से अपने दिल को सांत्वना देने की कोशिश की। शायद तुम सोचते हो कि मेरा मस्तिष्क थोड़ा खराब हो गया है। उसने जैसे मेरे भावों को ताड़ते हुए पूछा। लेकिन अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो। ये नुकसानदेह है और तुम्हारे योग्य नहीं है। इसकी अपेक्षा हम उस व्यक्ति को समझने की चेष्टा करें जो हमसे भिन्न है। इस बहाने की आड़ लेकर हम कितनी जल्दी छुट्टी पा जाना चाहते हैं। सही है, मैंने कहा, मगर क्षमा करना, मैं अब चलूंगा। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है और समय हो गया है अब। ठीक है, जाओ जाओ, उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन ये जान लो कि तुम स्वयं अपने से भाग रहे हो। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं वहां से चल दिया। वह उस बाग में टीले पर बैठ गया जहां से वोल्गा दिखाई देती थी, जो अब बर्फ की चादर ताने थी। मैं वहां से चल दिया और मैंने बाग के गलियारे में चलते चलते सोचा, अपने कदमों को तेज करना ज्यादा अच्छा होगा या धीमा, जिससे कि उस आदमी को जो वहां बेंच पर बैठा हुआ है, मुझे उसकी क्या परवाह? मैं उसकी परवाह क्यों करूं? अचानक सीटी की आवाज आने लगी। धीमे धीमे वह एक परिचित गाने की धुन गुनगुना रहा था। और तब अचानक मैंने अनुभव किया कि उसी पल से, जब से इस छोटे से व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई है, मैं अजीब और असाधारण अनुभूतियों की एक अंधेरी भूल भुलैया में भटक रहा हूं। मैंने घूमकर उसकी तरफ देखा। अपनी कोहनी को घुटने पर और ठोड़ी को हथेली पर टिकाए सीटी की आवाज में गुनगुनाता हुआ मेरी तरफ से ही नजर गड़ाए हुआ था। मुझे लगा जैसे वह अक्लमंद है, तथा मैंने उसके पास लौटने का निश्चय कर लिया। ठीक है, मैं वहां पहुंचा और उसके पास जाकर बैठ गया। देखो, यदि हमें बात करनी है तो सीधे सीधे तरीके से करनी होगी। लोगों को हमेशा सीधे साधे तरीके से ही बातें करनी चाहिए, ठीक है? यह मैं जानता हूं कि मुझे प्रभावित करने की यह विचित्र ताकत तुम में मौजूद है, तथा मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ तुम मुझसे कहना चाहते हो, मैं सही कहता हूं ना? आखिर तुमने मेरी बात सुनने की हिम्मत क्यों जाहिर की? उसने हंसते हुए कहा। तुम वापस क्यों लौटे? ठीक है ठीक है, हाँ तो तुम अपनी बात शुरू करो। क्या कहना है तुम्हें? हाँ, और यदि हो सके तो अपने विचित्र रंग ढंग से उसे दूर रखना। सीधी सपाट बात कहो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बड़ी खुशी से मैं इस बात को कहूंगा। तनिक तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि अपने तरीके से काम किए बगैर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल सीधी सादी तथा साफ बातों को अधिक नीरस और रूखी कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मगर असल बात यह है कि तुम खुद ठंडे और कठोर हो गए हो, और इसीलिए हम किसी भी वस्तु में गरमाई या कोमलता लाने में असमर्थ रहते हैं। हम छोटी कल्पनाओं तथा दिवा स्वप्नों में रमना तथा अपने आप को कुछ अजीब और कुछ अनोखा जताना चाहते हैं। कारण यह है कि जिस जिंदगी की हमने रचना की है वह नीरस, बेरंग और उबा देने वाली है। जिस जिंदगी को हम कभी इतनी लगन और आवेश के साथ बदलने चले थे, उसने हमें कुचल और तोड़ डाला है। ऐसी हालत जब सामने हो तब हम क्या करें?
तो मेरे दोस्त, जिंदगी नीरस और अनाकर्षक बन गई है। और कुछ व्यक्ति हैं जो आंखें बंद कर किसी ऐसी वस्तु को टोहते हैं जो उनके दिमागों में पर लगाकर उन्हें आकाश में उड़ने लायक बना दे और इस प्रकार उनके अपने आत्मविश्वास को फिर से जगा दे। किंतु होता अक्सर यह है कि ऐसे लोग जैसे तुम लेखक उस जगह से दूर भटक जाते हैं जहां खुदा बसता है, जहां समूची मानव जाति को एक साथ रहने वाले, करने वाले चिरंतन सच्चाई का खजाना मौजूद है। ये लोग सत्य के पथ से जो भटक गए हैं, याद रखो, जो भटके सो गए उनका नष्ट होना निश्चित है। मरने दो उन्हें। और मैं उनके मध्य में कोई दखल भी नहीं देना चाहता। और यही करना है तो फिर दूसरे लोग मौजूद हैं, सारी दुनिया उनसे भरी पड़ी है। मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ ठीक है, ठीक है तुम्हारा कहना। एक तो तुम बड़ी आसानी से घुटने टेक देते हो। इसके बाद वो खामोश हो गया। उसकी दृष्टि शून्य विस्तारों में खो गई। वह इतनी देर तक खामोश रहा कि मैंने उकताकर एक लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने अचानक पूछा, तुम्हारा खुदा कौन है? तुम्हारा खुदा कौन है? अब तक वह मृदु और कोमल मुद्रा में बोल रहा था और उसे सुनना अच्छा भी मालूम हो रहा था। इसी कारण से मैं उसकी तरफ आकर्षित भी था। अचानक उसने एक ऐसे घातक सवाल को निकालकर बाहर क्यों रखा जिसका उत्तर देने में हमारे समय का कोई भी आदमी जो अपने लिए ईमानदारी बरतना चाहता है परेशानी का अनुभव नहीं करेगा। मेरा खुदा कौन है? यदि मैं ये जानता होता, मैं परास्त हो गया। और सच तो यह है कि मेरी जगह अगर कोई दूसरा भी होता तो क्या वह अपने आप को संभाले रखता? यदि तुम्हारे पास इस सवाल का उत्तर होता तो तुम इतना विलंब ना करते। अपने प्रश्न को अगर, चलो ठीक है, मैं दूसरी तरह से रखता हूं। सुनो, तब शायद तुम कुछ जवाब दे सको। तो सुनो मेरा प्रश्न। तुम लेखक हो और जो तुम लिखते हो उसे हजारों लोग पढ़ते हैं। तुम किस वस्तु का प्रचार करते हो? और क्या तुमने कभी अपने से ये पूछा है कि दूसरों को शिक्षित करने का तुम्हें क्या हक है? मैं घबरा गया। ये कैसा प्रश्न था? हाँ, तो मैं किस वस्तु का प्रचार करता था? मैं सोच में पड़ गया। लोगों से कहने के लिए मेरे पास क्या था? क्या वे ही सारी वस्तु जिन्हें युगों युगों तक कहा गया और हमेशा कहा जाता है और हमेशा सुना जाता है, किंतु व्यक्ति को बदले और अच्छे बनाए बिना? और इन विचारों तथा नीति वचनों का प्रचार करने का मुझे क्या हक है, जबकि मैं खुद घुट्टी के साथ उन्हें पेट में उतारने के बाद भी अक्सर उनकी उपेक्षा करता हूं? तब क्या यह साबित नहीं होता कि उसकी सच्चाई में मेरा विश्वास एक सच्चा विश्वास नहीं है? इस आदमी को मैं क्या उत्तर दूं? मगर उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा से ऊब कर फिर बोलना आरंभ कर दिया। मैं तुमसे ये प्रश्न ना करता अगर मैं ये ना देखता कि महत्वाकांक्षा ने आत्मसम्मान की तुम्हारी भावनाओं को अभी तक खत्म नहीं किया है। तुम में मेरी बात सुनने की हिम्मत है तथा इससे मैं ये नतीजा निकालता हूं कि तुम्हारा अहम प्रेम संगत है। वजह यह है
कि उसमें वृद्धि करने की तुम में इतनी गहन लगन है कि तुम यंत्रणा तक से बचकर नहीं भागते। इसलिए तुम पर जो अभियोग मैंने लगाए हैं उन्हें मैं निर्मल कर दूंगा और तुम्हें अब एक ऐसा आदमी मानकर संबोधित करूंगा जो निरपराध तो नहीं है, लेकिन जिसे अपराधी भी नहीं कहा जा सकता। मेरे दोस्त, एक वक्त था जब यह जमीन लेखन कला विशारदों, जीवन तथा मानव हृदय के अध्येताओं और ऐसे लोगों से आबाद थी जो दुनिया को अच्छा बनाने की सर्वप्रबल आकांक्षा से अनुप्राणित और मानव प्रकृति में पक्का विश्वास रखती थी। उन लेखकों ने किताबें लिखी जो कभी विस्मृति के गर्भ में विलीन नहीं होंगी। वजह, वे अमर सत्यों को अंकित करती हैं तथा उनके पृष्ठों से कभी न गंदा होने वाला सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। उनमें चित्रित पात्र जीवन के सच्चे पात्र हैं। वजह यह है कि प्रेरणा ने उनमें जान फूकी है। उन पुस्तकों में हिम्मत है, दहकता हुआ गुस्सा है तथा उन्मुक्त तथा सच्चा प्रेम है, और उनमें एक भी शब्द भर्ती का शब्द नहीं है। तुमने, मैं जानता हूं कि ऐसी ही किताबों से अपनी आत्मा हेतु पोषण ग्रहण किया है, मगर फिर भी तुम्हारी आत्मा उसे पचा नहीं सकी। कारण कि सत्य और प्रेम के विषय में तुम जो लिखते हो वह झूठा और अनुभूति शून्य ध्वनित होता है। लगता है मानो सच जबरदस्ती मुंह से निकल रहे हो, चांद की तरह। चांद देखा कभी? उसी चांद की तरह तुम दूसरे की रोशनी से चमकते हो, और यह रोशनी भी बुरी तरह मलिन है। वह परछाइयां बहुत डालती है, मगर आलोक प्रकाश कम देती है, और गर्माई तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तुम केवल इसलिए देते हो कि जीवन और लोगों से तुम अधिकाधिक ले सको। तुम इतने निर्धन हो कि तोहफा भेंट नहीं कर सकते। सीधे सपाट शब्दों में सुनना चाहते हो तो तुम सूदखोर हो तथा तजुर्बों के टुकड़ों का लेन देन करते हो, इसलिए कि तुम प्रसिद्धि के रूप में सूद बटोर सको। तुम्हारी लेखनी चीजों की सतह को ही खरोंचती है। जिंदगी की कुछ परिस्थितियों को तुम बेकार में ही कुरेदते और कोंचते हो, और क्योंकि तुम साधारण लोगों के साधारण भावों का बखान करते हो, इसलिए वो हो सकता है कि कई साधारण महत्वहीन सच्चाइयों से उनकी झोली भर जाती हो। लेकिन क्या तुम नाम मात्र को ही सही ऐसा भ्रम को पैदा कर सकते हो जो मानव की आत्मा को ऊंचा उठाने की क्षमता रखती हो? खामोश क्यों हो? नहीं ना? अरे, मानव अपने आप को उसी रूप में देखता है जैसा कि वो किताबों में पेश किया जाता है। और मत भूलो, पुस्तकें खास तौर से काबिलियत का भ्रम पैदा करने वाली वाक चपलता से लिखी हुई पाठकों की हत बुद्धि का एक हद तक उन्हें अपने काबू में कर लेती है। पुस्तक में अपने को वो जैसा देखते वक्त जैसा तुम उसे पेश करते हो, उसे वो अपना भोंडापन तो नजर आता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता कि उसके सुधार की भी कोई उम्मीद हो सकती है। क्या तुम में संभावनाओं को उभार कर रखने की हिम्मत है? तुम में हिम्मत? आजकल तुम सब लेखक जनता को उतना देते नहीं जितनी मात्रा में उससे लेते हो। उसका कारण है कि तुम सिर्फ उनकी दुर्बलता का ही जिक्र करते हो, अतिरिक्त उनके और कुछ उनमें नहीं देखते। लेकिन मेरे दोस्त, निश्चय ही व्यक्ति में गुण भी होते हैं। क्या स्वयं तुम में नहीं है? तुम अपने आप को मसीहा के रूप में देखते हो, समझते हो कि बुराइयों को खोलकर रखने के लिए खुद ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है ताकि अच्छाइयों की जीत हो। लेकिन बुराइयों को अच्छाइयों में छांटते समय क्या तुमने ये नहीं देखा कि ये दोनों धागे के दो गेंदों की तरह एक दूसरे से उलझी हुई हैं? एक गेंद का धागा काला है और दूसरी गेंद का धागा सफेद। चूंकि वह उलझे हुए हैं इसलिए वो भूरे बने हुए हैं। क्या यूं कहो कि दोनों ने एक दूसरे के रंग को अपने रंग कर प्रभावित किया हुआ है? और मुझे तो इसमें भी भारी शक है कि खुदा ने तुम्हें अपना मसीहा बनाकर भेजा है।
अगर वह भेजता तो इसके लिए तुमसे कहीं अधिक मजबूत इंसानों को चुनता और उनके हृदयों में जीवन, सत्य और लोगों के प्रति गहरे प्रेम की ज्योत जगाता, ताकि वे अंधकार में उसके गौरव और उसके बल का उद्घोष करने वाली मशालों की तरह आलोकित होती। मुझे बताओ तुम साफ साफ, तुम क्या शिक्षा देते हो? मैंने अपने गाल पर उसकी गर्म सांस का स्पर्श महसूस किया। उसकी दृष्टि का सामना करने से बचने के लिए मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। उसके शब्दों ने अंगारों की तरह मेरे मस्तिष्क को झुलसा दिया। मैं भयग्रस्त हो गया, यह सोचकर कि उसके सीधे सीधे प्रश्नों का जवाब देना कितना कठिन है, और मैंने उसका जवाब नहीं दिया। और इसलिए मैं, सुन रहे हो तुम? इसलिए मैं एक सचेत पाठक तुमसे पूछता हूं, तुम क्यों लिखते हो? इत्तेफाक से तुमने काफी कुछ लिखा है। क्या इसलिए कि लोगों के हृदयों में शुभ भावनाएं जागृत हों? मगर अपने ठंडे और थोथे शब्दों में तुम कभी ऐसा नहीं कर सकोगे। केवल इतना ही नहीं कि तुम जीवन में कोई भी नई बढ़ोतरी करने में असमर्थ हो, बल्कि पुराने को भी तुम इतनी तुड़ी मुड़ी सूरत में पेश करते हो कि स्पष्ट चित्र कहीं उभर कर नहीं आते। तुम्हारी कृतियां साफ साफ कहूं तो कुछ नहीं सिखाती, कुछ नहीं सिखाती। आत्मा के विद्रोह तथा आत्मा के पुनर्जागरण की जरूरत के विषय में लोग कब बोलना प्रारंभ करेंगे? रचनात्मक जीवन की वह ललकार कहां है? वीरत्व के दृष्टांत और प्रोत्साहन के वे शब्द कहां है जिन्हें सुनकर आत्मा आसमान की ऊंचाइयों को छूती है? शायद तुम कहो कि जो कुछ हम पेश करते हैं उसके अलावा जीवन में अन्य नमूने मिलते कहां हैं? ना, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात मुंह से ना निकालना, यह लज्जा और बेइज्जती की बात है। वह जिसे भगवान ने लिखने की शक्ति प्रदान की है, जीवन के सामने अपनी पंगुता और उससे ऊपर उठने में अपनी असमर्थता को स्वीकार करे, लानत है। यदि तुम्हारा स्तर भी वही है जो कि जीवन का है, यदि तुम्हारी कल्पना ऐसे नमूनों की रचना नहीं कर सकती, तो जो जीवन में उपस्थित न रहते हुए भी उसे सुधारने के प्रति जरूरी है, तब तुम्हारा कृतित्व किस मर्ज की दवा है? मेरा विचित्र संभाषण करता रुक गया और मैं बिना कुछ बोले उसके शब्दों पर विचार करता रहा। एक बात और, क्या तुम ऐसी आह्लादपूर्ण हास्य की रचना कर सकते हो जो आत्मा की सारी गंदगी धो डाले? देखो ना, लोग एकदम भूल गए हैं कि सही ढंग से कैसे हंसा जाता है। वे कुत्सा से हंसते हैं, वे कमीनेपन से हंसते हैं, वे सदैव अपने आंसुओं को बेध कर हंसते हैं, मगर वे हृदय के उस सारे उल्लास से कभी नहीं हंसते जिससे बड़े लोगों के पेट में बल पड़ जाते हैं, पसलियां बोलने लगती हैं। तुम जानते हो, तुम जानते हो कि बढ़िया हंसी एक स्वास्थ्यवर्धक चीज होती है। ये बहुत आवश्यक है कि लोग हंसें। आखिर ये क्षमता उन गिनी चुनी वस्तुओं में से एक है जो मानव को जानवर से अलग करती है। क्या तुम फटकार के अलावा अन्य किसी तरह की हंसी को कभी जन्म दे सकते हो? दे सकते हो? गुस्सा, नफरत, साहस, लज्जा, उकतान और सबसे आखिर में विक्षुब्ध झंझनाती हुई निराशा, ये ऐसे अस्त्र हैं जिनके द्वारा इस जमीन पर कोई भी चीज समाप्त की जा सकती है। क्या तुम ऐसे अस्त्रों की रचना कर सकते हो? क्या तुम उनसे काम लेना जानते हो? तुम्हें अपने मन में मानव की कमजोरियों के लिए अत्यंत नफरत का या साधारण मानव के लिए महान प्रेम का, उसके दुखों की आग में उपजे प्रेम का, मेरे भाई, पोषण करना चाहिए। तभी तुम लोगों को संबोधित करने के अधिकारी बन सकोगे। अगर तुम इन दोनों में से
ना इसका अनुभव करते हो ना उसका, तो सिर नीचा रखो और कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो। सुबह की सफेदी अब फूट चली थी, लेकिन मन में अंधेरा गहन हो गया था। और वह आदमी जो मेरे मन के सभी भेदों से वाकिफ था, अभी भी बोल रहा था। रह रहकर मुझे ख्याल आता है कि कहीं ये छलावा तो नहीं है, लेकिन उसकी बातों ने मुझे इतना उलझा दिया था कि इस प्रश्न पर मैं अधिक ध्यान नहीं दे सका। उसके शब्द अब फिर सुइयों की भांति मेरे कानों को बींध रहे थे। इस सब के बावजूद जिंदगी पहले से प्रशस्त और पक्की होती जा रही है, किंतु यह बड़ी धीमी गति से हो रही है। वजह यह है कि इस गति को तेज बनाने लायक ना तो तुम्हारे पास शक्ति है ना ज्ञान है। जीवन बढ़ रहा है मेरे दोस्त, और लोग दिन प्रतिदिन ज्यादा तथा और ज्यादा जानना और पूछताछ करना चाहते हैं। उनके सवालों का उत्तर कौन दे? यह तुम्हारा और तुम्हारे जैसे लोगों का काम है। मगर क्या तुम जिंदगी में इतने गहरे बैठे हो कि उसे दूसरों के सामने खोलकर रख सको? क्या तुम जानते हो कि वक्त की मांग क्या है? क्या तुम्हें भविष्य की जानकारी है? और क्या तुम अपने शब्दों से उस व्यक्ति में नवीन जान फूंक सकते हो जिसे जीवन की नीचता ने भ्रष्ट और निराश कर दिया है? उसका मन पस्त है, जीवन की कोई उमंग उसमें नहीं है। भला जीवन बिताने की आकांक्षा तक को उसने रुखसत कर दिया है। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? उपहास से भरी मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल जाती है जब आदर्श शब्द का कोई उसके सामने उच्चारण करता है। ओ लेखक, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारी काफी जरूरत है। जल्दी करो, और इससे पहले कि उसका मानवीय रूप अंतिम रूप से उससे विदा हो जाए, उसे जीने का ढंग बताओ। मगर तुम किस तरह उसमें जीवन की चाह जगा सकते हो, जबकि तुम खुद बुदबुदाने, भुनभुनाने और रोने झींकने का या उसके पतन का ही एक निश्चित चित्र खींचने के अलावा और कुछ नहीं करते? तुम कैसे कर सकते हो? इतना कहकर वह फिर चुप हो गया। मैंने उसकी ओर देखा, मैंने उसकी ओर बिल्कुल नहीं देखा। याद नहीं पड़ता कि कौन सा भाव मेरे दिल में कब और कैसे छाया था उस समय। शर्म का भाव था या भय का? उसने मुझसे पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं, मैंने उत्तर दिया। इसके बाद फिर चुप्पी छा गई। तुम्हारी जिंदगी का अब क्या कार्यक्रम है? मैं नहीं जानता। तुम क्या लिखोगे? मैंने पूछा, तुम क्या लिखोगे? मैं खामोश रहा। खामोशी उच्चतम अक्लमंदी का मंत्र होता है। खामोश रहना हल होता है क्या? उसके इन शब्दों और उसके बाद में प्रकट होने वाली उसकी हंसी के बीच में जो शून्य भी था, उसने मेरे दिमाग की सभी शिराओं को झिंझोड़ कर रख दिया। उसकी यह मारक हंसी सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो उठा। और तुम्हारा यह हाल है, तुम्हारा जिसे दूसरों को जीने का ढंग सिखाना, तुम्हारा जो इतना शीघ्र सकपका जाते हो। मगर यह मैं अब दावे के साथ कहता हूं कि तुम मन ही मन जान गए हो कि मैं कौन हूं। और वो सभी दूसरे लड़के भी जो मां के पेट से बुढ़ापा लेकर आते हैं, मुझसे वास्ता पड़ने पर इसी प्रकार सकपका उठेंगे। केवल वही जो झूठ, उद्यतपन और बेशर्मी का कवच ग्रहण किए हैं, अपनी आत्मा के फैसले की आवाज सुनकर जो नहीं मसकते। सो यही है तुम्हारी दृढ़ता? एक धक्का लगा और तुम उल्टे हो गए। बोलो, अपने बचाव में एक शब्द
केवल एक अल्फाज कहो, मैंने जो कुछ कहा है उसकी सच्चाई से इनकार ना करो। अपने मन से दुख तथा शर्म का बोझ उतार फेंको। एक पल के लिए ही सही दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय दो मुझे, तब मैं वह सभी कुछ वापस ले लूंगा जो कुछ मैंने कहा है अभी तुमसे। मैं तुम्हारे आगे मस्तक टिका दूंगा। अपनी आत्मा की उस काबिलियत का कम से कम कुछ तो परिचय दो मुझे जिसने तुम्हें लेखक बनने का अधिकार दिया है। अरे, मैं स्वयं सीख लेना चाहता हूं। आखिर मैं भी तो एक आदमी ही हूं। मैं जिंदगी की इस अंधी भूल भुलैया में खो गया हूं और ऐसे पथ की खोज में हूं जो मुझे रोशनी, सत्यता, सौंदर्य और जिंदगी के एक नए रूप की ओर ले जाए। मुझे वो मार्ग दिखाओ। मैं व्यक्ति हूं, मुझसे नफरत करो, कोड़ों की मार दो मुझे, मगर मायूसी के इस गर्त से मुझे निकाल लो। मैं जो कुछ हूं उससे अच्छा बनना चाहता हूं। मैं जानता नहीं कैसे। मुझे सिखाओ कि ऐसा किस तरह हो सकता है। और मैंने सोचा, क्या मैं ये कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं उन मांगों से मुतमईन कर सकता हूं जिन्हें इस आदमी ने वाजिबी तौर से मेरे सामने रखा है? जीवन की चिंगारियां बुझ रही हैं। शक की काली छायां आधिकारिक गहरी होकर लोगों के मस्तिष्क को घेर रही हैं। बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। ये रास्ता कौन सा हो सकता है? एक बात मैं जानता हूं कि सुख समृद्धि की कीमत क्या है। जीवन की सार्थकता सुख समृद्धि में नहीं है, ये मैं जानता हूं। अपने में भरमाए रहना भी मनुष्य को अधिक देर तक संतुष्ट नहीं रख सकता, ये मैं जानता हूं। जिंदगी की सार्थकता किसी लक्ष्य के लिए मनुष्य की कोशिशों के सौंदर्य और शक्ति में निहित है और यह जरूरत है कि उसके अस्तित्व का प्रत्येक पल अपने ऊंचे उद्देश्य से अनुप्राणित हो। और ऐसा होना मुमकिन है। एक बार फिर मेरा साथी हंसा, मगर इस बार शांति के साथ, उस व्यक्ति की हंसी की तरह जिसके दिल में विचारों का घुन लग गया। इस धरती पर जाने कितने आदमी जन्म लेते हैं, फिर भी अपने पद चिन्ह छोड़ जाने वाले महान लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है? उसने मुझसे पूछा। मनुष्य ऊँग रहा है और उसे जगाने हेतु कोई नहीं है मेरे भाई। तुम हो। वह ऊँग और पलटकर जंगली जानवर बनता जा रहा है। उसे कोड़ों की मार की और प्रेम से पगे दुलार की जरूरत है। इस बात की चिंता ना करो कि उसे चोट लगेगी। यदि प्यार करते हुए तुम उसे कोड़ों की मार देते हो तो वह बुरा नहीं मानेगा मेरे दोस्त, और कोड़ों की मार को सुअर्जित इनाम समझकर मंजूर कर लेगा। और जब ये यातना तथा लज्जा भुगत चुके तब उन्मुक्त होकर अपने प्यार से उसे उठा दो उसे। वो एक नया आदमी बन जाएगा। मेरे भाई, लोग बिल्कुल बच्चे होते हैं, बावजूद इसके कि कभी कभी उनके कृत्यों की कुटिलता तथा उनके दिमाग की विकृति हमें हतप्रभ कर देती है। वो बच्चे ही होते हैं। प्रेम और ताजे तथा स्वस्थ आध्यात्मिक भोजन की खुराक उनको दो। उनकी भूख कभी कम नहीं होती। क्या तुम लोगों से प्यार करने की क्षमता रखते हो? लोगों से प्रेम करना। मैंने दुविधा से दोहराया। वजह मुझे बेशक पता नहीं था कि मैं लोगों से प्रेम करता हूं या नहीं। सचमुच मुझे यह पता नहीं था। तुम कुछ उत्तर नहीं देते, मगर मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं समझता हूं। ठीक, अच्छा, तो मैं अब चल रहा हूं। इतनी जल्दी जा रहे हो तुम? मैंने हल्की आवाज में कहा। कारण, मैं उससे चाहे जितना भी भयभीत था, जितना ही भी नफरत करता था,
मगर उससे भी ज़्यादा मैं स्वयं अपने से डरने लगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर वापस आऊँगा, तो मेरी प्रतीक्षा करना। मैं जा रहा हूँ। और वह चला गया। किंतु क्या वह सचमुच चला गया? मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। वह इतनी तेजी से और शांति से गायब हो गया जैसे आया ही ना हो, या जैसे कोई छाया हो। मैं वहीं बाग में बैठा रहा, मालूम नहीं कितनी देर तक। ना मुझे ठंड का पता था, ना इस बात का कि सूर्य उग आया है। और जब मैंने इधर ध्यान दिया तो बड़ा अनोखा सा महसूस किया। आज का दिन, आज का ये उजला दिन मुझे सुकून भरा लगने लगा। धन्यवाद।